recording on. This call is now being recorded. Hello, good evening everyone. Good evening. तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था कि आखिर परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, इस पर हमने काफी सारे एग्जाम्पल भी किए थे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसी पर आधारित आपको वह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। We have to represent 3/2 on the number line. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी मैं बोल भी नहीं रहा था कुछ। अभी यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर देना है। 3/2 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको मार्क करना है और पोल सेक्शन में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर हमारा चल नहीं रहा पोल सेक्शन। क्या बोल रहे हैं? सर हमारा पोल सेक्शन चल नहीं रहा। अच्छा, यदि आपका पोल सेक्शन चल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाद में कमेंट में कर देना। जिन भी बच्चों का पोल सेक्शन चल रहा है वो पोल में उत्तर करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे ध्यान से। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे उत्तर करें। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड। बेटा सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। किसी को यदि टाइम कम लगता है तो अनम्यूट करके टाइम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर करें, जिनके भी पोल सेक्शन चल नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा चलिए कमेंट में ये बताइए किस किस बच्चे ने पोल में क्या उत्तर किया है। जिन्होंने सी किया है सी लिखें, जिन्होंने डी किया है डी लिखें। जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, कृष्ण सैनी और सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या? कमेंट में लिखकर बताइए, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या? ठीक है। अच्छा, सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार ही अनम्यूट करके बताएंगे आपका उत्तर डी कैसे आया है? सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चे हैं, जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए। जल्दी से अनम्यूट करें। अच्छा ठीक है, चलिए कॉपी दिखाइए एक बार, ये कॉपी में आपने कहाँ पे किया है? सर ये क्वेश्चन तो आपने पिछली क्लास में भी करवाया था। हाँ जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है आज। मुझे पता है यह सेम क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, तो मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने बच्चों ने पिछली जो क्लास है वह अच्छे से अटेंड करी है। वेरी गुड, आपको याद है ये मैंने इसीलिए ही दिया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है और काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। अच्छा, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताएंगे आपका ए ऑप्शन कैसे आया है? अनम्यूट करके बताइए एक बारी। मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा अनम्यूट मत कीजिए। हाँ जी, बताइए, बताइए कैसे किया है, अनम्यूट करके बता दीजिए। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, बताइए। हाँ, प्लस में ही आएगा बिल्कुल। अच्छा, अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई बात नहीं। या तो अनम्यूट कर लीजिए, या फिर आपने जहां भी सॉल्व किया है ना, वो कैमरा ऑन करके कॉपी पे सॉल्यूशन दिखा दीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सर हमने या तो तो दूसरा सवाल देख के समझा है। क्या देखकर समझा है? सर दूसरा सवाल। 2+1, एक बारी फिर से बताइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर हमने दूसरा सवाल देख कर समझ रहे थे। दूसरा सवाल देखकर क्या समझा है बेटा, एक बार बताइए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि काफी बच्चे क्लास को सीरियसली अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यह क्वेश्चन दिया गया था। बिल्कुल पिछली क्लास में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया गया है, यह जानने के लिए कि कितने बच्चे इसको गलत करते हैं। और काफी बच्चों ने गलत किया भी है और काफी बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया, उत्तर ही नहीं दिया। ठीक है, जबकि यह क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली ही क्लास में सॉल्व किया था। तो देखिए कैसे करेंगे, 3/2 है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। 3/2 दिया गया है, 3 में 2 का भाग देते हैं। 3 में जब 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगाया, यहाँ 0 लगाया, 2×5 = 10, 10 - 10 क्या हो गया, 0। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.5, 1.5 लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, एक तो एक के बीच में आएगा, और इसके अगला वाला पूर्णांक तो यानी कि 1 और 2 के बीच में यह स्थित होगा। देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, 0, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 1। तो 0 और 1 के बीच में कोई हमें बिंदु अंकित किया गया है,
लेकिन 0 और 1 के बीच में तो आएगा ही नहीं हमारा, हमारा तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यह गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, यह भी 0 और 1 के बीच में दर्शाया गया है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, तो हाँ यहाँ पर 1 और 2 के बीच में एक बिंदु दर्शाया गया है। तो चलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि यह सही है या फिर गलत है, कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यही बिंदु होगा, या फिर ये हो सकता है 2 के पास, या फिर हो सकता है 1 के पास हो सकता है, कहाँ पर होगा यह हमें नहीं पता। लेकिन हाँ यह उत्तर हो सकता है क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही है। फिर हम ऑप्शन बी को देखते हैं एक बार। तो ऑप्शन डी में तो -3 को अंकित किया गया है, यह तो वैसे ही गलत हो गया -3। क्यों? क्योंकि हमारा तो 1 और 2 के बीच में आएगा, -3 तो है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बचा? केवल ऑप्शन सी। तो यह हमारा सही होगा। और जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु को 1 और 2 के बीच में अंकित किया गया है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आपको बिल्कुल अगर अच्छे से निकालना है कि कहाँ पर होगा, तो इस 3/2 यानी कि 1.5 की आप 1 से दूरी निकालें, 1.5 की आप 2 से दूरी निकालें, तो दोनों की दूरी बराबर आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यह बिंदु है, यह 1 से और 2 से दोनों से बराबर दूरी पर अंकित होगा। इसका मतलब यह 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होगा, और यहाँ पर भी बिल्कुल बीचों बीच में स्थित किया गया है। हालांकि आपको इस क्वेश्चन में दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन को देखकर ही अपना उत्तर बता सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सभी बच्चे क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को क्लासेस अच्छे से पढ़नी है, होमवर्क रेगुलर रूप से करना है। यह सभी बच्चों का सही होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही कम बच्चों का सही उत्तर है। तो इसका मतलब आप क्लासेस ध्यान से नहीं करते हो, जबकि क्लासेस बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस में अटेंडेंस के लिए आए, आपको पढ़ने के लिए आना है, कुछ सीखने के लिए आना है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप खुलकर पूछें। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। चलिए यह देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। जिस भी बच्चे का 10 सेकंड के अंदर उत्तर आएगा, मैं मानूंगा कि उन्होंने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है होमवर्क में। अच्छा, ऐसा नहीं है 10 सेकंड के चक्कर में आप कुछ भी उत्तर कर दें। यदि आपने नहीं किया है घर पर, तो आप यहीं पर सॉल्व करेंगे। कोशिश करें आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। We have to write 5 rational numbers between -1 and 0. केवल 2 बच्चों के उत्तर आए हैं, इसका मतलब केवल 2 बच्चों ने होमवर्क किया है क्वेश्चन नंबर 105। अच्छा, अब से मैं जो भी होमवर्क दूंगा ना क्लास में, आपको वह सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। कौन से वाले पे? अवंती वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसकी फोटो खींचनी है और अवंती वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है सभी बच्चों को। तो होमवर्क उनका ही माना जाएगा जो कि अवंती वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे होमवर्क। चलिए सभी बच्चे अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। जिन भी बच्चों का पोल सेक्शन नहीं चल रहा है, उन्हें कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा, वो तब आंसर कर सकते हैं।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। वी हैव टू राइट 5 रैशनल नंबर्स। चलिए, लास्ट 30 सेकंड्स और दिए जा रहे हैं आपको, 30 सेकंड और हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसा एग्जांपल हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया है। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही था। चलिए 20 सेकंड, 30 सेकंड और हैं। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं बेटा अभी तक, काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए ठीक है, आपको 15 सेकंड और दिए जा रहे हैं, 15 सेकंड और दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना उत्तर करें फुल सक्सेस। अच्छा, यदि किसी बच्चे को टाइम कम लगता है तो अनम्यूट कर कर खुलकर बता सकते हैं कि सर हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, आपको टाइम दे दिया जाएगा। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे फुल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, 0 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आपको पिछली क्लास में ऐसा ही एग्जांपल नंबर 3 कराया गया था, जहां हमने देखा था दो पूर्णांकों के बीच में हम कैसे परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 0 दिया गया है और -1 दिया गया है। मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, और -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 को भी -1/1 लिख सकता हूँ। क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का भाग दें हमें 1 ही मिलता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 0 में 1 से भाग देंगे तो इसका क्या आएगा, 0। -1 में भाग देंगे तो इसका क्या लिखेंगे, -1। इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बटा में 1 करके लिख दिया है। अभी देखिए, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जितनी परिमेय संख्याएं लिखनी होती हैं या फिर निकालनी होती हैं, उससे एक अधिक संख्या से गुणा करना। जैसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम इससे एक अधिक 5 + 1 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए 0/1 गुणा 6/6, -1/1 गुणा ऊपर भी 6 से गुणा नीचे भी 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए
0 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा 0 बटा 1 गुना 6 करेंगे तो 6। तो यहाँ पे तो हो गया 0/6। यहाँ पर क्या होगा -1 गुना 6 क्या हो गया -6 बटा 1 गुना 6 क्या हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया 0/6, यहाँ पे आ गया -6/6। तो इनके बीच में देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इनके हर समान हो गए हैं। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, हर समान है। तो अब हम अंशों की तुलना कर कर परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 0/6 के बाद क्या आएगा, माइनस की तरफ जाना है। 1/6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए -6 है, तो हम माइनस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे 0/6, इसके बाद आएगा -1/6, फिर -2/6, -3/6, -4/6 और माइनस का 5/6, और उसके आगे तो लिखा है -6/6। तो आप देख सकते हैं यह 5 परिमेय संख्याएं हमारी दिए गए पूर्णांक 0 और -1 के बीच में स्थित होंगी। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। अब ये किसमें दी गई है, ये हमें दी गई है ऑप्शन ए में। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा सही उत्तर होगा। सर ऑप्शन एक ए बार यहाँ से बताना। कहाँ से? 0/1 6/6। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसमें आपको यह समझ नहीं आया क्या किया है? ठीक है, देखिए इसमें 6 से क्या, हाँ जी बताओ, बताइए अपना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 0/1 लिखा हमने, फिर आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि यदि हम दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं उससे एक अधिक संख्या से, जैसे यहाँ 5 पूछी है तो 5 + 1 6 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों संख्याओं में। 0/1 है, उसमें भी 6 से गुणा किया ऊपर और नीचे। यहाँ पे -1/1 है, यहाँ भी गुणा किया ऊपर 6 और 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 गुना 6 0 हो गया, और 1 गुना 6 6 हो गया। तो यहाँ तो हो गया 0/6, और यहाँ क्या हो गया -6/6। अब इनके हर आप देखेंगे तो हर समान हो गए हैं। तो हम अंश यानी कि न्यूमरेटर की तुलना करके परिमेय संख्याएं हमने निकाल दी, ये वाली 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, यह 5 परिमेय संख्याएं आई। क्लियर हुआ? क्लियर है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर आ गया समझ। ठीक, देखिए यह तो था हमारा पहला तरीका, यह तो क्या था हमारा मेथड 1। अभी देखिए कोई बच्चा यदि ध्यान से देखे तो 0 और -1 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। यदि मैं संख्या रेखा को देखूं तो देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर -1 -2। हमें कहा किन दोनों के बीच में निकालनी है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि मुझे यहाँ पर निकालनी है हमारी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इन दोनों के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वह नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, या फिर दोनों तरह की हो सकती है? अच्छा, ऑप्शन ए है आपका नेगेटिव यानी कि माइनस की संख्याएं होंगी। ऑप्शन बी है कि सर इन दोनों के बीच में सारी धनात्मक संख्याएं होंगी। और ऑप्शन सी है दोनों होंगी, माइनस की भी और प्लस की भी। कोई बच्चा बता सकता है क्या 0 और -1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी? अच्छा देखिए, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, ध्यान रखना है, मैं अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया है। तो आपको बस बताना है कि आपने क्या सोचकर बताया है। ठीक है, अच्छा डरना नहीं है, आप जो भी सोचकर आंसर करें, और जो भी आपने सोचा है यदि पूछा जाता है आपसे तो वो बता देना। सभी कमेंट में आंसर करें बेटा, आंसर तो करना है। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 और -1 के बीच में किस प्रकार की संख्याएं होंगी? अच्छा ये बताइए, चलिए 0 से पहले या फिर 0 से नीचे किस प्रकार की संख्याएं आती हैं?
जीरो से ऊपर प्लस की और जीरो से नीचे माइनस की। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, 0 और -1 के बीच में किस प्रकार की संख्याएं आएंगी। कमेंट में बताएं सभी बच्चे। कमेंट में बताना है आपको, 0 से बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में या फिर 0 से पहले किस प्रकार की संख्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर यह जो साइड है 0 से -1 की तरफ, तो जब भी हम लेफ्ट साइड जाते हैं, आपको बेटा संख्या रेखा में बताया गया है, जब भी बाईं तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, संख्याएं घटती हैं, संख्याएं घटती हैं। तो 0 से छोटी होती जाएंगी संख्याएं, और हम जानते हैं 0 से छोटी संख्याएं सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं, 0 से नीचे यानी कि छोटी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, और 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 के किस तरफ जा रहे हैं, 0 से -1 की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि 0 से छोटी होंगी जो भी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी 0 और -1 के बीच में। हाँ, यदि हम 0 से दाईं तरफ जाते यानी कि राइट साइड में जाते, तो सारी धनात्मक संख्याएं आती। लेकिन अभी बाईं तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। क्या सभी को यह बात समझ में आई कि सभी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक क्यों आएंगी। अच्छा, किसको क्लियर नहीं है वो बच्चा बताएगा, किसको क्लियर नहीं सर हुआ है। ये तो सर ये तो पता है कि अगर दाएं साइड होंगी तो ये प्लस की होंगी और इस साइड माइनस की। सर बीच की पूछे तो बीच की कहाँ पे होंगी बताइए, बीच की कौन सी वाली है, 0 और -1 के बीच में, किनके बीच की संख्या बोल रहे हैं बेटा आप, एक बार दोबारा बताइए। सर यही पूछ रहे हैं जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, बीच की कौन सी बीच की संख्या है आप पूछ रहे हैं, 0 और -1 के बीच की पूछ रहे हैं क्या। सर देखिए, जो भी 0 के, चाहे आप कितनी से भी इधर जाए, थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड में गए ना, तो माइनस की संख्याएं शुरू हो जाएगी। चाहे फिर वह आए -0.0000001, चाहे कितनी भी छोटी माइनस की संख्या आए, लेकिन माइनस की संख्याएं शुरू हो जाती हैं 0 के लेफ्ट साइड से। अब वो जरूरी नहीं है कि -1 से शुरू होंगी, वो तो बिल्कुल यहीं से ही शुरू हो जाएंगी, 0 के जस्ट साइड से। ठीक है, अच्छा, इस संख्या रेखा को यदि मैं बड़ा बनाता हूँ, देखिए मान लीजिए यह पूरी संख्या रेखा है, ठीक है, यह आपका 0 है, एक मिनट, यह आपका 0 है, यह आपका 1 है, यह आपका -1 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जब हम 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे बाईं तरफ, यहां तक पहुंचेंगे तभी आपकी माइनस की संख्या शुरू होगी। यदि आप यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर, तो भी यह संख्या माइनस की ही आएगी, चाहे फिर वह आए -0.00000, कितनी भी छोटी माइनस की संख्या आए, लेकिन माइनस की ही शुरू हो जाएंगी 0 से थोड़ा सा ही लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, 0 बिल्कुल बॉर्डर है, 0 क्या है, 0 आपका बॉर्डर का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है यह ऋणात्मक संख्याओं का है यहाँ तक, और यहाँ से किसका एरिया शुरू हो जाता है, धनात्मक संख्याओं का। फिर चाहे आप यहीं तक जाएं, यहाँ पे भी कोई धनात्मक संख्या होगी, चाहे कितनी भी छोटी हो। ठीक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं आपकी 1 से शुरू नहीं होती हैं, यह तो 0 के जस्ट आगे से और 0 के जस्ट पीछे से शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ क्या, यही डाउट था क्या आपका, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। यस सर। ठीक है,
अच्छा, किसी भी बच्चे का डाउट हो बेटा, आप अनम्यूट करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आपको यह समझ में आया। अभी आपसे यही पूछा जा रहा है हमें क्या करना है, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच में, 0 से और 1 तक के बीच में। 0 से 1 तक के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं यह कौन सा एरिया है। 0 से इधर लेफ्ट साइड में तो क्या शुरू हो जाता है, नेगेटिव संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप चाहे कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल लें, चाहे 5 निकालें, चाहे 15 निकालें, चाहे 500 निकालें, सभी नेगेटिव आएंगी, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं आएंगी। और यदि आप ऑप्शन देखें तो देखिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमें 2 परिमेय संख्या ऐसी दे रखी हैं जो पॉजिटिव है, इसका मतलब यह तो उत्तर होगा ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में भी कैसी है आपकी, 2 पॉजिटिव संख्या है, 2 पॉजिटिव परिमेय संख्या है, यह भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें भी हमें 1 पॉजिटिव की परिमेय संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन डी भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखिए पांचों संख्याएं जो हमें दी गई हैं वो नेगेटिव की है, इसका मतलब यह हमारा उत्तर हो सकता है। क्योंकि बाकी के तीनों हमारे ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपको यदि ऑप्शन बी में -2/3, -1/2 दिया गया होता और माइनस का 2/7 भी दिया गया होता, तो हम क्या देखते, फिर हम निकालते इनके बीच में 5 परिमेय संख्या पूरे मेथड से। क्योंकि अभी इसमें भी पांचों कैसी है, नेगेटिव की, और इसमें भी पांचों नेगेटिव की है, तो फिर हमें देखना है कौन सी संख्या वास्तव में होगी। लेकिन अभी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है केवल ए के अलावा जिसमें पांचों संख्याएं नेगेटिव की हो, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए सही है। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसीलिए मैं आपको जब भी होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ ना क्लास में, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप घर पे जाके उस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर हम क्लास में डिस्कस करें कि इस बच्चे ने इस मेथड से किया है, किसी और बच्चे ने दूसरे मेथड से किया है, किसी तीसरे बच्चे ने हो सकता है कोई नए मेथड से किया हो। ठीक है, इसीलिए आपको होमवर्क दिया जाता है ताकि आपको भी पता लग सके एक क्वेश्चन को हम अलग अलग कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसी यही पर्पज होता है आपको होमवर्क देने का। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अभी हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, घातांक और घात। तो देखिए चलिए देखते हैं घातांक और घात आखिर होती क्या है। मान लीजिए हमें दिया गया है 100, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, क्योंकि 10 गुणा 10 लिखने पर क्या आएगा, 100 ही आएगा। 10 गुणा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2। अच्छा देखिए, कुछ आपने ऐसी संख्याएं देखी होंगी, इससे भी पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए इस तरह की आपकी कुछ संख्याएं लिखी है, आपने इस तरह की संख्याएं देखी होंगी जहां पर 2 संख्याएं लिखी होती है, एक तो कुछ बड़े अक्षर में लिखी होती है, एक उसके ऊपर छोटी दाईं तरफ अक्षरों में लिखी होती है, ऊपर की तरफ दाईं साइड छोटे अक्षरों में लिखी होती है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, जो बड़े अक्षर में लिखी होती है। यह जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है, कुछ बच्चे सोचते हैं बड़ी संख्या, यह बड़ी संख्या नहीं होगी, बड़े अक्षरों में संख्या होगी। ठीक है, जो बड़े अक्षरों में संख्या लिखी होती है ना, उसे हम कहते हैं आधार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस। और जो ऊपर छोटे अक्षरों में संख्या लिखी होती है, छोटी संख्या नहीं, छोटे अक्षरों में जो संख्या लिखी होती है, उसे हम कहेंगे घात या फिर घातांक। क्या कहेंगे, घात या फिर घातांक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब इस घात का मान क्या, घात होती क्या है, या फिर घात का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो यह होती है बड़ी संख्या, बड़े अक्षरों की संख्या आधार, और जो छोटे अक्षरों में लिखी होती है संख्या उसे कहते हैं हम घात। ठीक है, तो देखिए
100 को हमने क्या लिखा, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब 10 गुणा 10 को 10 की घात 2 कैसे लिखा, यह हम अभी आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में कौन सी संख्या लिखी गई है, 10 लिखी हुई है, तो इस 10 को हम कहेंगे क्या, आधार। यह 10 हो गया आपका आधार यानी कि बेस, और जो छोटे अक्षरों में ऊपर संख्या लिखी गई है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे घातांक यानी कि एक्सपोनेंट, या फिर कह सकते हैं पावर यानी कि घात। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे 10 की घात 2। 10 और ऊपर 2 लिखा है तो 10 की घात 2 है। मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो इसे हम बोलते 5 की घात 3, या फिर मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 की घात 2। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 10 की दूसरी घात, 10 की घात 2 या फिर 10 की दूसरी घात, और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, या फिर 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, चलिए यह जो रूप होता है 100 को हमने अभी क्या लिखा, 10 की घात 2 लिखा। यह जो इसका रूप होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसका घातांकीय रूप, 100 का घातांकीय रूप, या फिर इंग्लिश में कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, घातांकीय रूप का मतलब घात के अंक वाला रूप, घात के अंक वाला रूप, यानी कि ऐसा रूप जिसमें घातांक होना चाहिए, पावर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्योंकि 100 को हमने 10 का स्क्वायर लिखा है, यह पावर में लिखा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसका घातांकीय रूप कहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि घात का आखिर मतलब क्या होता है। उससे पहले क्या किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है, जिस भी बच्चे को डाउट है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब किसी भी संख्या की घात का क्या मतलब होता है, तो किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुना करना है। हो सकता है आपको परिभाषा से समझ नहीं आया होगा, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। 5 की घात 2, हमें क्या दिया गया है, 5 की घात 2, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को, किसको, 5 को स्वयं से ही, मतलब कि 5 को 5 से ही कितनी बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। 5 को 5 से ही 2 बार गुना करना है। 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घात 2 है। ठीक है, यदि यहाँ पर होता 5 की घात 3, तो हम 5 को स्वयं से ही यानी कि 5 को 5 से ही 3 बार गुणा करते, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार लिखते। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यदि 5 की घात 4 होता तो इसे क्या लिखते, 5 को 4 बार गुणा करते, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, वह यह समझते हैं कि 5 की घात 4 है मतलब 5 को 4 से गुणा करना है, तो वो 5 गुना 4 20 कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, कभी भी हमें घात से गुणा नहीं करना होता है। घात हमें यह बताती है कि कितनी बार गुणा करना है, कितनी बार गुणा करना है। जैसे 5 की घात 3 थी ना, तो हमें घात यह बता रही थी कि 5 को आप 3 बार गुणा करें, ना कि 3 से गुणा करें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 3 की घात 3 है, तो हमें क्या बता रही है यह घात 3, कि आप इस 3 को, बड़े वाले 3 को 3 बार गुणा करें स्वयं से ही। तो 3 को हमने 3 बार गुणा किया, फिर अब गुणा तो हम कर ही सकते हैं, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, तो 27 आ गया। 5 की घात 2 थी तो इसका मतलब क्या था, 5 को 2 बार गुणा करें, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 क्या हो गया, 25 हो गया। 2 की घात 4, तो 2 को 4 बार गुणा करें, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यह क्या हो गया आपका 16 हो गया।
तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या की घात को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब पहले जैसे हमने लिखा था ना, यहाँ पर 100 को लिखा था 10 गुणा 10, तो 100 बराबर तो देखिए होता है 10 गुणा 10। हमने इसको 10 का स्क्वायर लिखा था। यह कैसे लिखा था? क्योंकि 10 को 2 बार लिखा गया है और स्वयं से ही गुणा हो रहा है, तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी तो यही होगा कि आप 10 को 2 बार गुणा करें। तो वही हमारा लिखा भी हुआ है। इसलिए चाहे यहाँ से यहाँ लिख लो या फिर यहाँ से यहाँ लिख लो, जरूरत के अनुसार हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 की घात 3, 4 टू द पावर 3, इसका आप मान बताइए क्या मान आएगा। 4 टू द पावर 3 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। यह आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 की घात 3 का मान ज्ञात करें और कमेंट में उत्तर करें। कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना उत्तर निकालना है और कमेंट में करना है। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा मैंने पूछा है 4 की घात 3 का मान क्या होता है। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 4 की घात 3, इसका मान बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 4 को 3 बार गुणा करें। 4 को 3 बार गुणा करें, तो कैसे गुणा करेंगे? मेरी आवाज आ रही है? नेहा आशन की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है? एक बार आप अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए बेटा। मेरी आवाज सभी को आ रही है? ठीक है, देखिए 4 की घात 3 का मतलब क्या है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16, 16 इंटू 4 16, 4 64। ठीक है, तो 64 आपको इसका करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए, तो अभी तो हमने किसी भी संख्या की घात कैसे निकालते हैं यह सीख लिया है। अब देखिए हमारा उदाहरण आता है कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए, यानी कि 25 को घात के रूप में लिखिए तथा उसमें घातांक यानी कि पावर या फिर एक्सपोनेंट और आधार का मान भी बताइए। तो देखिए किसी भी संख्या का घातांकीय रूप कैसे निकालते हैं। 25 है, 25 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा 25 में, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, बचा 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, एक आ गया, इसका मतलब भाग पूरा हो गया। तो 25 में हम क्या करते हैं? 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5, क्योंकि 5 गुणा 5 क्या होता है? 25 होता है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में? दोनों समान संख्याएं, तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया है। और हमसे घातांक और आधार का मान भी पूछा है, तो घातांक क्या हो जाएगा? घातांक तो हो जाएगा यह ऊपर वाली संख्या, तो यह हो गया हमारा घातांक। और नीचे यह बड़ी संख्या 5 क्या हो जाएगी? हमारी आधार। तो इसमें हम कह सकते हैं 25 का घातांकीय रूप हो गया 5 स्क्वायर, उसमें आधार है आपका 5 और घातांक है आपका 2। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह पे आपको लिख कर दिया गया होता कि कुछ भी 18 के, मानते हैं चलिए 18 के या फिर 36 के, 18 की जगह काम करते हैं 36 के घातांक के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे 36 को? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा।
एक आ गया तो हमारा भाग पूरा हो गया है। 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क चेक कीजिए। यदि फिर भी सही नहीं आते हैं तो आप एक काम करें, क्लास को काटकर दोबारा से ज्वाइन कर दें, या फिर घर की ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है, या फिर क्लास को काटकर दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए 36 को हमने क्या लिखा भाज्य गुणनखंडों के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। ठीक है, 2 गुणा 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर। तो 36 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का स्क्वायर। और देखिए यदि आप चाहें तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाएं, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। तो यह जो होगा, यह होगा इसका घातांकीय, यह होगा घातांकीय। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घातांकीय रूप भी निकाल सकते हैं, और घातांकीय रूप से वापस उस संख्या को भी निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखें जल्दी से, डाउट है तो मैंने लिखे, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, सभी को क्लियर है? सभी बच्चे बेटा, कुछ बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको क्लियर है या फिर नहीं है? अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। यदि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक, -3 की घात 3, इसका उत्तर बताइए आप। सभी बच्चे, जो भी बच्चा उत्तर नहीं देगा उसका नाम लिया जाएगा क्लास में। और ध्यान रखना है, अच्छा मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय है, सभी को सॉल्व करना है। और किसी से भी अनम्यूट करके पूछा जा सकता है सॉल्व आपने कैसे किया है, तो अपना ही उत्तर लिखना है जो भी आपने सॉल्व किया है, चाहे सही सॉल्व करें चाहे गलत सॉल्व करें, लेकिन कॉपी नहीं करना है किसी का उत्तर। ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन बंद है, 50 सेकंड बचे हैं अभी आपके पास, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। -3 की घात 3, इसका मान बताएं, -3 की घात 3 का मान। थर्टी सेकेंड। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। टेन सेकेंड। चलिए अभी कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो उत्तर कर दें, जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्व करते रहेंगे, उन्हें सॉल्व करते रहना है।
सभी बच्चे उत्तर करें, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। पांच बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है उनका नाम लिया जाएगा। हाँ जी, कृष्ण सैनिक की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आंसर करें। महेंद्र सैनिक की आईडी से जो स्टूडेंट है आप भी आंसर करें। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आप भी उत्तर करें। ठीक है, आपका आ गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका क्या उत्तर आएगा, -3 की घात 3 है। इसका मतलब क्या है, -3 को 3 बार गुणा करें। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखिए, हो सकता है कुछ ने शायद यह किया भी कि एक बार तो हमने आगे लिख दिया माइनस, एक बार तो यहाँ पर लिख दिया -3, फिर गुणा किया 3 गुणा 3, तो यह गलत है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका उत्तर सही आ रहा होगा, लेकिन यह तरीका गलत है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इसका मतलब क्या है -3 की घात 3 का, कि आप -3 को 3 बार गुणा करें, तो -3 गुणा -3 गुणा -3 होगा, और फिर आपका उत्तर कितना आएगा, -27, -27। यह सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो ये इसका हमारा उदाहरण एक का उत्तर क्या आ गया था, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की घात 2। ठीक है, चलिए 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 का आपको मान ज्ञात करके बताना है सभी बताना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर यही वाला पीछे था जो। पीछे तो वही क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व किया है हमने। सर वो 3 घात वाला। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों सर ने फिर ऐसे भी तो सॉल्व? यही आंसर आएगा। अब बेटा मैंने बोला ही है कि आंसर इस प्रश्न में सेम आ रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करता है, -3 की घात यहाँ पर होता तो, -3 की घात होता तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ माइनस की जगह माइनस लिखा, 3 गुणा 3, तब आपका उत्तर आता -9। लेकिन हकीकत में उत्तर क्या होता, -3 गुणा -3 जब आप करते तो आपका उत्तर आता 9। तो उस केस में आपका उत्तर अलग अलग आता, यह गलत हो जाता है, यह सही होता। अभी बाई चांस आपका उत्तर दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन यह तरीका गलत है। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, तरीका इसमें यह गलत है, यह तरीका सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए यह समझ में आया। तो अभी 3 की घात 4 जो है इसको आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, यह सॉल्व करके आना है। ठीक है, 3 की घात 4 का 3 की घात 4 है, और एक और क्वेश्चन है, यह उदाहरण 3, यह भी सॉल्व करके आना है, इसको भी होमवर्क में लिखना है। यह 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करके आने हैं। यह यदि किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, यह क्वेश्चन है। चलिए यदि यह क्लियर है आपको, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आप जा सकते हैं, यदि कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करके जाएंगे, डाउट पर जाएंगे।